1857 जब दिल्ली से दक्कन तक विद्रोह की लपेटें उठी, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, मंगल पांडे सबके नाम गूंजते हैं, लेकिन एक नाम किताबों से गायब है। मात्र 25 साल का एक गोंड लड़का 500 आदिवासी योद्धाओं के साथ में घात लगाकर ब्रिटिशों को 1 साल तक नाको चन्ने चबवाए, राजगढ़ किला छीना, टेलीग्राफ काटा, रोहिल्ला सेना जोड़ी और जब धोखे से पकड़ा गया फांसी के तख्ते पर चीखा, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं मरूंगा पर गोंडवाना नहीं झुकने दूंगा। दोस्तों कल्पना कीजिए 1833 का वो दौर जब ब्रिटिश साम्राज्य भारत की धमनियों में घुस चुका था। जंगलों से घिरा गोंडवाना अब के महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना का वो हरा भरा साम्राज्य, जहां गोंड आदिवासी राजा जमींदार की तरह जीते थे। यही 12 मार्च 1833 को गढ़चुल के अहेरी तहसील के किश्तपुर गांव में एक बच्चे ने जन्म लिया। नाम था बाबूराव पुल्लेश्वर शेडमा के। उनके पिता पुल्लेश्वर बापू घोड़ जमींदार के मोलमपल्ली के जमींदार थे। 24 गांवों का मालिक जो गोंड राज परंपरा का हिस्सा था। माता जुर्जा कुंवर एक सशक्त गोंड महिला जो गोंडी भाषा और लोक कथाओं की जानकार थी। बाबूराव बचपन से ही जंगलों के राजकुमार थे। 7 साल की उम्र में उन्हें घोटुल भेजा गया। गोंड आदिवासियों का वो अनोखा शिक्षा केंद्र जहां बच्चे सामूहिक रूप से रहते, हिंदी, गोंडी, तेलुगु सीखते, मूल युद्ध, तीरंदाजी, घुड़सवारी, संगीत और नृत्य में पारंगत थे। बाद में उसके पिता की इच्छा से वे प्राथमिक शिक्षा के लिए ब्रिटिश एजुकेशन सेंट्रल इंग्लिश मीडियम रायपुर से 4वीं तक की पढ़ाई को पूर्ण करके वे मोलमपल्ली वापस आ गए। सामाजिक नीति मूल्यों को भी सीख गए थे। धीरे धीरे वे अपनी जमींदारी के गांवों के लोगों से संपर्क करने लगे। इससे उन्हें साहूकार, ठेकेदार द्वारा सामान्य जनता पर किए गए अत्याचार की जानकारी मिली। साथ ही अंग्रेजों के आने के बाद उनके द्वारा दी गई यातनाओं की भी जानकारी उन्हें मिलने लगी, जिससे उनकी समझ और बढ़ती गई। राज परिवार से होने के बावजूद उनमें जमींदारी नहीं बल्कि समाज के प्रति समर्पण का भाव अधिक था, जो समय के साथ और परिपक्व होता गया। उनकी शादी आंध्र प्रदेश के आदिलाबाद जिले के चेन्नूर के मड़ावी राजघराने की बेटी राजकुंवर से हुई। राजकुंवर भी बाबूराव के काम के प्रति उतनी ही समर्पित थी। उस समय चांदागढ़ और उसके आसपास के क्षेत्र में गोंड, प्रधान, हल्बी, नागची, माड़िया जनजाति की संख्या ज्यादा थी। 18 दिसंबर 1854 को चांदागढ़ पर आर.एस. एलिस को जिलाधिकारी नियुक्त किया गया और अंग्रेजों द्वारा गरीबों पर जुल्म करने की शुरुआत हो गई। क्रिश्चियन मिशनरी के द्वारा भोले भाले जनजातियों को विकास के नाम पर उनका धर्म परिवर्तन कराकर उन्हें चला जाता था। साथ ही यहाँ क्षेत्र वन संपत्ति, खनिज संपदा से भरा हुआ था और अंग्रेजों को अपना कामकाज चलाने के लिए इन संपदाओं की जरूरत थी। इसलिए अंग्रेज जनजातियों की जमीनों पर जबरन कब्जा कर रहे थे। बाबूराव ने देखा उनकी धरती लूटी जा रही है, आग जली और अंग्रेजों के खिलाफ लड़कर अपने लोगों की रक्षा करने का उन्होंने संकल्प लिया। सितंबर 1857 जब मंगल पांडे की चिंगारी पूरे देश में फैल चुकी थी, उसी समय बाबूराव ने कमर कस ली। मात्र 24 साल की उम्र में उन्होंने जंगम दल या जंगम सेना का गठन किया, जिसमें अड़पल्ली, मोलमपल्ली, घोड़, उसके आसपास की जमींदारी से 500 युवा गोंड युद्धों की गोरिल्ला फौज बनाकर उन्हें विधिवत शिक्षण दिया। अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करने की घोषणा कर दी। अंग्रेजों को सबक सिखाने के लिए उन्होंने चांदागढ़ से सटे राजगढ़ को चुना। राजगढ़ अंग्रेजों के कब्जे में था, जिसकी जिम्मेदारी अंग्रेजों ने रामशाह गेडाम को सौंपी थी। 7 मार्च 1858 को बाबूराव ने अपने साथियों के साथ राजगढ़ पर हमला कर दिया और संपूर्ण राजगढ़ को अपने अधिकार में कर लिया। राजगढ़ का जमींदार रामजी गेडाम भी इस युद्ध में मारा। राजगढ़ में हुई हार से कैप्टन W.A. त्रिकटन परेशान हो गया और राजगढ़ को वापस पाने के लिए 13 मार्च 1858 को कैप्टन त्रिकटन ने अपनी फौज को बाबूराव सेना को पकड़ने के लिए भेज दिया। राजगढ़ से 4 किलोमीटर दूर नांदगांव घोसरी के पास बाबूराव और अंग्रेजों के बीच जमकर लड़ाई हुई। कई लोग मारे गए। इस युद्ध में बाबूराव शेडमा की जीत हुई।
राजगढ़ की लड़ाई के बाद अड़पल्ली गोड के जमींदार वेंकटराव राजेश्वर राजगोंड भी बाबूराव के साथ इस विद्रोह में आकर शामिल हुए, जिससे कैप्टन क्रिकन और परेशान हो गया। उसने अपनी फौज को बाबूराव और उसके साथियों के पीछे लगा दिया। बाबूराव सतर्क थे, उन्हें अंग्रेजों की गतिविधियों का अंदाजा था। वे जानते थे कि क्रिकन अपनी फौज को उन्हें खोजने के लिए जरूर भेजेगा, इसीलिए वे पहाड़ पर पूरी तैयारी के साथ रुके हुए थे। अंग्रेजों को खबर मिलते ही 20 मार्च 1858 को सुबह 4:30 बजे फौजे ने पूरा पहाड़ को घेर लिया और फायरिंग कर दी। बाबूराव के सतर्क सैनिकों ने प्रतिकार करते हुए उन पर पत्थर बरसाए। इसमें अंग्रेजों के बंदूकें की गोलियां खत्म हो गई, पर पत्थरों की बारिश नहीं रुकी। कई अंग्रेज बुरी तरह से घायल हो गए और भाग गए। पहाड़ से नीचे उतरकर बाबूराव की जंगम सेना ने वहां पड़ी बंदूकें, तोहफे जब्त कर ली और अनाज के कोठार को आम लोगों के लिए खोल दिया। इस तरह एक बार फिर से बाबूराव और उनके सैनिकों की जीत हुई। बाबूराव वेंकटराव और उनके साथियों को खत्म करने के लिए परेशान कैप्टन क्रिकटन ने फिर से चांदागढ़ से अंग्रेजी फौज को भेजा। 19 अप्रैल 1858 को सगनापुर के पास बाबूराव के साथियों और अंग्रेजों की फौज में घनघोर युद्ध हुआ, जिसमें एक बार फिर से अंग्रेजों फौज हार गई। इसके फलस्वरूप बाबूराव ने 29 अप्रैल 1858 को अहेरी जमींदारी के चिचगुड़ी की अंग्रेजी छावनी में हमला कर दिया। कई अंग्रेजी सैनिक घायल हुए, वहीं टेलीग्राम ऑपरेटर कार्टलर्ड और हॉल मारे गए। इनका एक साथी पीटर वहां से भागने में कामयाब हो गया। उसने कैप्टन क्रिकटन को जाकर सारा हवाला दिया। वीर बाबूराव killed our soldiers. इस हमले के बाद अंग्रेजों की फौज में बाबूराव और वेंकटराव की दहशत बन गई। उन्हें पकड़ने की अंग्रेजों की सारी योजनाएं विफल हो रही थी। दो टेलीग्राम ऑपरेटर्स की मौत से कैप्टन क्रिकटन आग बबूला हो गया था। इस घटना की जानकारी इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया को पता चलते ही उसने बाबूराव को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का फरमान जारी किया और बाबूराव शेडमके को पकड़ने के लिए नागपुर के कैप्टन शेक्सपियर को नियुक्त किया गया। कैप्टन शेक्सपियर ने वीर बाबूराव शेडमके को पकड़ने के लिए उनकी बुआ रानी लक्ष्मीबाई, जो अहेरी की जमींदार थी, उन्हें अपना माध्यम बनाया और बदले में बाबूराव शेडमके की जमींदारी के 24 गांव और वेंकटराव राजेश्वर गोंड की जमींदारी 67 गांव यानी कुल 91 गांव भेंट देने का लालच दिया। साथ ही मना करने पर अहेरी की जमींदारी जब्त करने की धमकी भी दी। रानी लक्ष्मीबाई लालच में आ गई और बाबूराव को पकड़ने के लिए अंग्रेजों से मिल गई। बाबूराव इस बात से बेखबर थे। बाबूराव अपने साथियों के साथ घोट गांव में पेरसापेन पूजा में आए हुए थे। ये खबर लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों तक पहुंचाई और वे बाबूराव को पकड़ने के लिए घोट के पास पहुंचे। बाबूराव और अंग्रेजी फौज के बीच में घमासान युद्ध हुआ और एक बार फिर से अंग्रेजी फौज उन्हें पकड़ने में नाकामयाब रही और बाबूराव वहां से सही सलामत निकल गए। लेकिन अचानक से हुआ युद्ध में बाबूराव की कई साथी मारे गए, साथ ही आम लोग भी इसकी चपेटे में आ गए। बाबूराव के आंदोलन में कई अड़चने आने लगी। उनके और उनके साथियों की जमींदारी जब्त कर ली गई। वेंकटराव जंगल में छिप गए, जंगम सेना बिखरने लगी और बाबूराव अकेले पड़ गए। घोट में हुई हार के बाद अंग्रेजों ने लक्ष्मीबाई पर और दबाव बनाया। लक्ष्मीबाई को बाबूराव के अकेले पकड़ने की खबर मिलते ही उसने बाबूराव को पकड़ने के लिए रोहिलों की सेना को भोपालपट्टनम भेज दिया। बाबूराव वहां कुछ दिन के लिए रुके हुए थे। रात को नींद में रोहिलों ने उन्हें पकड़ने के लिए आए। उस वक्त बाबूराव ने उन्हें विरोध न करते हुए उन्हें अपने काम के उद्देश्य को समझाया। गोंदवाना हमारा है, इस देश को छोड़ के जाओ ब्रिटिश। और सही समय देखकर चुपके से वहां से निकल गए। बाबूराव लक्ष्मीबाई की सेना से बच निकलने की खबर कैप्टन को मिलते ही वो झल्ला गया। बाबूराव को अपने घर पर खाने का निमंत्रण दिया। वे निमंत्रण स्वीकार करके लक्ष्मीबाई के घर पहुंचे। इसकी खबर लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों तक पहुंचा दी। खाना खाते समय अंग्रेजों ने लक्ष्मीबाई के घर को घेरा डाल दिया और बाबूराव को बंदी बना दिया। बाबूराव को अंग्रेजों ने पकड़ लिया है, यह बात वेंकटराव तक पहुंची और वे बस्तर चले गए।
बाबूराव की गिरफ्तारी के बाद उनके अन्य साथियों को भी पकड़ लिया गया। बाबूराव और उनके साथियों पर क्रिप्टन की अदालत में गार्टलर्ड और हॉल की हत्या एवं अंग्रेज सरकार के खिलाफ कार्रवाई करने का मुकदमा चलाया गया। उन्होंने अपने फैसले में बाबूराव को फांसी और उनके साथियों को 14 वर्ष की कारावास का दंड सुनाया। 21 अक्टूबर 1858 को बाबूराव को फांसी की सजा सुनाई गई और 21 तारीख को शाम 4 बजे चांदागढ़ राजमहल, जिसको जेल में परिवर्तित कर दिया था, वहां के पीपल के पेड़ पर उन्हें फांसी दी गई।